बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया, अच्छी बात है सस्ता किया, लेकिन जितना महंगा किया उतना सस्ता नहीं किया। मैं थोड़ा सा आपके सामने मवाजना रख देता हूँ। हुकूमत ने जैसे ही जंग वाली कैफियत बनी तो फौरी तौर पे पाकिस्तान में पेट्रोल मुयस्सर था, बल्कि वज़रा ने कहा कि 1 महीने का स्टॉक अभी मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद फौरी तौर पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ाई। पूरे खित्ते में कहीं पे कीमतें ऐसे नहीं बढ़ी। इंडिया में चंद रुपए का इजाफा हुआ और वो भी थोड़ी देर के लिए। यही कुछ जो है वो बांग्लादेश में, बाकी मुल्कों में हुआ। लेकिन पाकिस्तान में सैकड़ों रुपए का इजाफा एकदम कर दिया गया, बड़े लंबे लंबे जंप मारे गए। बहुत तेजी से शहबाज शरीफ ने न सिर्फ इजाफी टैक्सेस लगाए बल्कि लोगों की जेब काट ली और जंग के बहाने लोगों से इतना पैसा बटोर लिया कि ये अपने खसारे पूरे करने के बहाने ढूंढने लगे। अब हुआ ये कि जंग खत्म हो गई। जब जंग खत्म हुई तो फिर पेट्रोल वापस सस्ता करना था, तो अब तरसा तरसा के सस्ता कर रहे हैं। जिस तरह बढ़ाया था वैसे सस्ता नहीं कर रहे। मैं आपके सामने एक डाटा रख देता हूं, मवाजना, आम आदमी को भी पता चल जाएगा कि एक्चुअली उसके साथ डकैती हुई क्या है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में $100 से ज्यादा कीमत का वो पेट्रोल खरीद रहे थे एक बैरल। यानी इमरान खान $100 से ज्यादा का एक बैरल पेट्रोल खरीद रहे थे और पाकिस्तानियों को बेच रहे थे ₹150 का 1 लीटर। फिर यह हुकूमत लाई गई और जर्नैलों ने रजीम चेंज किया कि पेट्रोल सस्ता किया जाएगा। और इस वक्त जो है वो आलमी मंडी में $74 फी बैरल का पेट्रोल है। यानी इमरान खान के दौरे हुकूमत से लगभग 30% सस्ता। और ये आज भी पेट्रोल ₹300 का और डीजल ₹310 से ज्यादा का बेच रहे हैं। यह है जनाब इनकी गुड गवर्नेंस और यह है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का तजर्बा जिसे पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। और ढिठाई का आप अंदाजा करें, बेशर्मी का आप अंदाजा करें कि कौम की कमर तोड़ने के बावजूद ये शुक्रिया शहबाज शरीफ के ट्रेंड चला रहे हैं। ये एक दूसरे का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पहले मरियम नवाज की तरफ से एक बयान जारी करवाया जाता है कि अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, उसके बाद रिलीफ मिलता है थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा। कम से कम पेट्रोल की कीमत ₹200 लीटर से नीचे तो ले जाएं। अगर इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते या ₹150 तक नहीं ले जा सकते तो चले ₹200 से नीचे तो ले जाएं पेट्रोल की कीमत। लेवी इन्होंने इतनी ज्यादा जो वसूल की हुई है इजाफी, उसे ही खत्म कर दें। लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए कि ये मुल्क चलाने के काबिल नहीं है। नाज़रीन, कश्मीर की सूरत हाल पे हम थोड़ी सी बात जरूर करेंगे। कश्मीर के बारे में ना मैंने एक ट्वीट पढ़ा समर अब्बास साहब का, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। समर अब्बास के साथ मैंने टाइम गुजारा भी है, मैं उन्हें जानता हूं, बहुत शरीफ आदमी है, बड़े अच्छे इंसान है। और वो क्योंकि कश्मीर के रहने वाले हैं तो कश्मीर के मामलात को भी वो समझते हैं। लेकिन वो इस्लामाबाद में हैं तो हम ये भी समझते हैं कि इस्लामाबाद में बैठ के पूरा सच आप नहीं बोल सकते, लेकिन आप इशारों के नामों में बात कर सकते हैं। तो वो ये कहते हैं कि एहतजाज में शिद्दत आ रही है, लोग जिद में आ गए और लोग बैठे हुए हैं। दूसरी जानिब जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके हथकंडे भी यही हैं कि लोगों को थकाया जाए या लोग यहां से गैर मशरूत तौर पर उठ के चले जाएं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, समर अब्बास ने वही इशारा दिया कि अगर आज लोगों ने एहतजाज खत्म कर दिया तो बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन होगा, लोग गिरफ्तार होंगे और ये जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है इसका कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं छोड़ा जाएगा जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट करेगी। अब उन्हें इस बात का डर है कि अगर हम एहतजाज खत्म करते हैं तो हमारे ऊपर क्रैकडाउन होगा और हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। तो यहां बीच का रास्ता क्या निकल सकता है? मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा जी मैं आ जाता हूं बीच में और मैं रास्ता निकालता हूं बीच में से और मैं सालसी के लिए अपने आप को पेश करता हूं। तो इसको कबूल किया आजाद कश्मीर की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने और कहा ठीक है जी फजल रहमान साहब करवाएं हमारी बातचीत और वो बीच में आ जाएं और सालसी करवाएं। मामला सादा सा है कि हमारे मुतालबात हैं, अवामी मुतालबात हैं, उनको पूरा किया जाए। हमारे ऊपर जो झूठे मुकदमात किए गए हैं और कलअदम करार दिया गया तंजीम को, वो भी खत्म किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इस तंजीम से वाबस्ता लोग इलेक्शन में उतरे। लिहाजा मेरे ख्याल में वो अभी ताखीर करेंगे जब तक कि कागजात नामजदगी जमा करवाने का टाइम नहीं गुजर जाता, उसके बाद ही वो कोई बातचीत करेंगे। ये हम सारे जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के हथकंडे क्या होते हैं, लेकिन कश्मीर के लोग अपने हक के लिए खड़े हैं। कश्मीर में हमने अमली तौर पर गुज़िश्ता चंद दिनों में देखा कि रियासत किस तरीके से, रियासती इदारे या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कैसे नौजवानों में नफरत फैलाती है, किस तरह से एक तकसीम पैदा करती है और किस तरीके से अच्छे खासे मुहिब्बे वतन लोगों को गद्दार बनाया जाता है मीडिया के प्रोपेगेंडा के जरिए से, मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को दीवार से लगाकर। देखिए, जब आप किसी को दीवार के साथ लगाते हैं, उसको मारते हैं मारते हैं मारते हैं, उसके मुंह से कोई ना कोई बात तो निकल ही आती है। बस उसी एक बात को पकड़ के
उसको दीवार के साथ लगा दिया जाता है। उसी एक बात को पकड़ के, बात का बतंगड़ बना के अच्छे खासे मुहिब्बे वतन लोगों को गद्दार बना दिया जाता है। और ये खेल आज का नहीं है, बहुत पुराना है और पाकिस्तान में बहुत अरसे से खेला जा रहा है। अयूब खान भी खेलता रहा है, ज़िया-उल-हक भी खेलता रहा है, याया खान ने खेला, परवेज मुशर्रफ ने भी खेला, ये जनरल बाजवा ने खेला, अब जनरल आसिम मुनीर के दौर में यही खेल खेला जा रहा है। नया खेल नहीं है, पाकिस्तानी इस खेल से बड़े वाकिफ हैं, पाकिस्तानियों को समझ है। कौमी असेंबली में नादरीन जो अपोजिशन के लोग हैं, महमूद खान अचकज़ई, बैरिस्टर गोहर, असद कैसर साहब, जुनैद अकबर साहब, इन लोगों की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ से, इसहाक डार से, ख्वाजा आसिफ से, कुछ तस्वीरें वगैरह आ गई तो सोशल मीडिया पे लोग बहुत गुस्से में हैं। गुस्सा जायज़ भी है। लोगों को लगता है कि जितना भी जुल्म और जबर हुआ पाकिस्तान में उसके बेनिफिशरी ये लोग हैं। जितना पाकिस्तानियों को सताया गया उसके पीछे ये लोग हैं फायदा उठाने वाले, और ये जाली हुकूमत में आकर बैठे हैं। इन्होंने आईनी तरामीम भी कर दी। इमरान खान अगर आज जेल में और बुशरा बीबी के साथ जुल्म हो रहा है तो इस सारे के पीछे भी ये लोग हैं। लोगों को गुस्सा है बहुत ज्यादा। लेकिन देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि अगर आपको बातचीत करनी है तो फिर यहीं पे बैठ के करनी है, इन्हीं लोगों के साथ करनी है। या तो फिर आप इनकलाब लेकर आए ना पाकिस्तान में, या तो कोई 1, 2, 2.5 करोड़ आदमी निकला है पाकिस्तान में हर तरफ से, जिस तरह एक दिन होना तो है। या तो आप वो कर लें और सबको बाहर निकाल लें और उसके बाद कौम फैसला करे कि मुल्क को चलाना कैसे, या फिर आपको बातचीत करनी पड़ेगी। तो मैं बार बार एक बात करता हूं कि अगर सारे चोर और डाकू इकट्ठे होकर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उनके आईनी किरदार में भिजवा दें या फौज को बैरकों तक महदूद कर दें तो पाकिस्तान का इससे ज्यादा भला कुछ हो नहीं सकता। आपको शदीद नफरत हो सकती है इन शक्लों से जो आपको नजर आ रही है मिलती हुई, और हो सकता है उन शक्लों को आपसे शदीद नफरत हो जो वहां पे हाथ मिला रही हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर ये सारे चोर, डाकू, मफाद परस्त, फ्राडिये, ये सारे अगर मिलकर पाकिस्तान की फौज को उसके सियासी किरदार से अलग कर दें और फौज को बैरकों में वापस भेजने में कामयाब हो जाए और पाकिस्तान का फैसला यूनिफॉर्म वाले बंदों की बजाय सिविलियन अवाम के मुंतखब नुमाइंदे करना शुरू कर दें, तो इससे बड़ी जीत पाकिस्तान की हो नहीं सकती। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूं कि बदतरीन के अंदर से आइडियल क्या निकल सकता है। यानी बदतरीन किस्म की चीजों में से एक आइडियल सिचुएशन जो निकल सकती है वो ये हो सकती है कि सारे चोर डाकू इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर फौज को कहोगे सियासत से आपका कोई काम नहीं है। फिर जमहूरियत के अंदर यह खसूसियत है, सियासत के अंदर यह खसूसियत है कि वक्त के साथ साथ एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा। बहरहाल ये चीजें अभी चलती रहेंगी। शहबाज शरीफ साहब के दस्तखतों की एक अजीबोगरीब कहानी चल रही है। शहबाज शरीफ कहते हैं हम कौम की इज्जत बढ़ाने के लिए हमने दिन रात एक किया, मैंने और फील्ड मार्शल ने। वहां अल्लामा इकबाल का गलत मलत शेर भी पढ़ दिया कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये हर बच्चे को याद है शेर। शहबाज शरीफ को ये भी भूल गया कौमी असेंबली में। बौखलाए हुए बेचारे, उनको सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम याद है। उससे पहले वो सैयद जरूर लगाते हैं और फिर उनकी तारीफें करते हैं, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा में हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, कहीं पे भी हो। उनको पता है कि ये वाला जूता मैंने हर हाल में पॉलिश करना है। वो करते हैं और करते रहेंगे जब तक उनकी सियासत है। अब उन्हें यही करना पड़ेगा। लेकिन कौम की बात ना करें बीच में, आप कौम को ना लेकर आए बीच में। अगर कौम का आपको इतना फिक्र होता कि कौम की इज्जत बढ़ रही है, इससे तो कौम की इज्जत तो उसमें थी कि आप उनके मैंडेट का एहतराम कर लेते। जहां कौम के राय का एहतराम नहीं किया गया, जहां कौम का पूरा मैंडेट चोरी कर लिया गया, वहां आप कैसे कह सकते हैं कि कौम की इज्जत के लिए? कौम की इज्जत के लिए नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को राजी करने के लिए आपने उनकी सहूलतकारी का काम किया, जिसको आप सालसी कह रहे हैं। सादी सी बात है। आप अमेरिका के मिशन के ऊपर थे कि जनाब हमने सालसी करनी है, और फायदा वैसे हुआ सबका। ये देखें, ये बात जो मानने वाली है वो मानने वाली है। पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया, चाहे इनकी नीयत ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप को राजी करना है ताकि इमरान खान का खतरा टला रहे, डोनाल्ड ट्रंप को राजी रखना है ताकि पाकिस्तान के अंदर हम जितना भी जुल्म जबर और फसाहियत करें उसके ऊपर कोई बोल ना सके। तो डोनाल्ड ट्रंप को राजी करने की नीयत से इन्होंने जो काम किया ना, वो काम इन्होंने ठीक किया कि इन्होंने ईरान और अमेरिका के बीच में सालिस का रोल प्ले किया। लेकिन याद रखिएगा, सालिस और भी बहुत सारे हो सकते थे, लेकिन अमेरिकन को शुरू में पाकिस्तानियों की जरूरत थी फेस सेविंग के लिए, और ये इस्तेमाल भी हुए। उसके बाद जिस तरह इनको मक्खन में से बाल की तरह निकाला गया वो आपके सामने। लेकिन कंपनसेट हो जाएंगे आने वाले थोड़े दिनों में, आप देखेंगे ये कंपनसेट हो जाएंगे, इनसे वादा कर लिया गया। नादरीन, बार बार पाकिस्तान में कहा जाता है, ये वुज़रा कहते हैं कि हमने पासपोर्ट की बहुत इज्जत बढ़ा दी है, पाकिस्तानी पासपोर्ट की बहुत इज्जत हो गई है। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते ही इमिग्रेशन वाले खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर सैल्यूट मारते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि क्या आप पाकिस्तान से हैं? उसके बाद ठंडा मंगा लेते हैं, उसके बाद बैठ के बातें करते हैं, पूछते हैं जनाब आप इतने शानदार, इतने अजीम लोग आपने कैसे पैदा किए? बड़ी ऐसी बातें अजीबोगरीब। मैं यहाँ फिरता हूँ, मुझे तो कभी किसी ने नहीं ऐसे कहा।
बल्कि ऐसा होता है बाद कि हमारा पासपोर्ट देख के लोग कहते हैं आप वो वाली लाइन में चले जाएं, तो हम वो वाली लाइन में जाके खड़े हो जाते हैं। पासपोर्ट की इन्होंने कितनी इज्जत की है, जरा ये एक खबर, एक इंकशाफ है जो माजिद निजामी साहब ने किया है, जर्नलिस्ट हैं, वो एक इंकशाफ करते हैं और जरा उनके इंकशाफ आप सुने, आप हैरान हो जाएंगे। 4 महीने पहले कलोरकोट भक्कर में, ये भक्कर का एक इलाका है कलोरकोट, वहां पे सीसीडी के रवायती मुकाबले में एक 7 साल की कम सन बच्ची फायरिंग से मारी गई थी। ये पहली बच्ची नहीं है हानिया, ये 9 साल की बच्ची मारी गई, 9 से 10 साल इसकी उम्र है। एक 7 साल की बच्ची पहले भी मारी गई है और भक्कर के अंदर मारी गई है, सीसीडी वालों की फायरिंग से मारी गई है। उस पर किसी सूबाई वजीर ने बात नहीं की, उस पर आईजी पंजाब का स्टेटमेंट नहीं आया, एडिशनल आईजी वगैरह ने उसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, सीसीडी के हेड आकर अपने आप को अकाउंटेबल उन्होंने नहीं बनाया, वहां ये फूलों के गुलदस्ते लेकर नहीं गए, वहां पोस्टमार्टम रिपोर्टें वगैरह नहीं आई, वहां ये पेंट कोट और टाई लगा के सफाइयां पेश करने नहीं गए, क्योंकि उस बच्ची का कसूर पता क्या था कि वो पाकिस्तानी थी, उसका पासपोर्ट पाकिस्तानी था, उसका आईडी, उसकी शनाख्त पाकिस्तानी थी। ये जो बच्ची आई थी ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट आ गया ना साथ, तो साथ ही सूरत हाल बदल गई। ये है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानी शनाख्त रखने वाले की इज्जत। वो मुझे एक वाकया याद आया, मुझे बहुत दफा और दोस्तों ने भी सुनाया कि यहां जमान पार्क से बंदे पकड़े गए, पुलिस वाले उठा के ले गए, बाद में पुलिस वाले भागे भागे आए, उनमें से पूछा जनाब फलां साहब कौन है, उन्होंने कहा जी मैं हूं। उन्होंने कहा जी आपने बताया ही नहीं, आप तो ब्रिटिश नेशनल हैं। उन्होंने कहा जी हाँ मैं हूं। आए आए सर आप तो हैं। उनको छुड़ा दिया, लेके चले गए। और ये होता रहा, ये बार बार होता रहा। जो भी गैर मुल्की आदमी चाहे जबरी तौर पे लापता भी हुआ, जिसके पास किसी और मुल्क का पासपोर्ट है, उसको बड़ी इज्जत मिली है पाकिस्तान में। वो एम्बेसी वाले पूछते हैं जी हमारा शहरी है, आप क्या कर रहे हैं उसके साथ, छोड़े उसको। फिर एजेंसियां फटाफट छोड़ती हैं। यहां पे सबको मुसीबत पड़ गई कि ये बच्ची, और मैं आपको बताऊं मेरा दिल रोया उस बच्ची के लिए, मुझे बहुत तकलीफ हुई कि यार उसका क्या कसूर था। उसको हर तरफ से गोलियां मारी हैं, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप पढ़े, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। कोई एक जगह उसको गोली लगी नहीं, कई गोलियां उसको मार दी नन्ना से, जिस बच्ची बेचारी मासूम। वो इसलिए तो नहीं यहां पे कोई आई थी कि वो यूं कत्ल हो जाएगी, लेकिन क्योंकि वो एक ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट था। देखिए आप मामला कितना उठा। ये बच्ची के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी नहीं बनाया होगा बेचारी ने, पाकिस्तानी शनाख्त थी ना ये बच्ची की, 7 साल की बच्ची थी। माफ, खून माफ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी ये कीड़े मकोड़े हैं। इस तरह आपके पासपोर्ट की इज्जत होगी, ऐसे तो नहीं होगी। नाज़रीन, इसहाक डार के बारे में एक इंकशाफ सामने आया। इसहाक डार साहब को एक तारीखी नौयत की चपेड़ पड़ी थी, और ये चपेड़ उनको पड़ी थी कनाडा में। और ये जनाब जो सज्जाद मुस्तफा साहब हैं, सज्जाद मुस्तफा बाजुआ, ये FIA के साबिक ऑफिसर हैं। इन्होंने इसके ऊपर इंकशाफ किए और बड़ी इंटरेस्टिंग बात सज्जाद मुस्तफा बाजुआ साहब ने बताई। ये साबिक FIA अफसर है। वो कहते हैं जी कि इसहाक डार को कैनेडियन वजीर खजाना ने किस तरह शर्मिंदा किया। मैं आपको बहुत जबरदस्त वाकया सुनाता हूं। इसहाक डार कनाडा में एक वलीमे में शिरकत करने के लिए टोरंटो आए थे। टोरंटो कौंसलेट ने उनकी कैनेडियन सूबे ओंटारियो के वजीर खजाना से रेस्टोरेंट में एक मुलाकात का एहतमाम किया कि जनाब एक वजीर खजाना आपसे हम मिलवाएंगे, एक सूबे का, आपको रेस्टोरेंट के अंदर आपको बड़ा एक मुलाकात होगी। तो मेरे अलावा फॉरेन ऑफिस के 2 और सीनियर अफसर भी मुलाकात में मौजूद थे। हमें उम्मीद थी कि वो हमारे मुल्क के फायदे के लिए कोई बात करेंगे, लेकिन डार साहब ने अपनी काबिलियत की तारीफें शुरू कर दी और फिर अपने और अपने बेटे के दुनिया भर में फैले कारोबार और दौलत के बारे में शेखियां मारने लगे, जैसे वो किसी पाकिस्तानी पर अपनी दौलत का रोब जमा रहे हो। जैसे पाकिस्तान में करते हैं ना, मेरा इधर भी कारोबार है, उधर भी कारोबार है, उधर भी कारोबार है, मैंने दुबई में भी बनाया हुआ है, मैंने लंदन में भी बनाया हुआ है, मैं यूरोप में ये कर रहा हूं, फलानी जगह ये कारोबार कर रहा हूं, मेरा बेटा जो है वो फलां फलां जगह कारोबार कर रहा है। डार साहब ने जनाब चुक के रखी गेम अपनी। जैसे पाकिस्तान में शोखियां मारते हैं, वो जो कैनेडियन एक सूबा है उसके वजीर खजाना के सामने भी ये शोखियां मार के अपनी दौलत का रोब जमा रहे थे। कैनेडियन वजीर जो है वो खामोशी से सारी बातचीत सुनता रहा। फिर उसने सिर्फ एक सवाल करके डार साहब के 14 तबक रोशन कर दिए। उसने पूछा कि आप वजीर खजाना पाकिस्तान के हैं और आपका कारोबार और इन्वेस्टमेंट उस मुल्क से बाहर है जहां कि आप वजीर खजाना है। बस इतना सा सवाल किया उसने, और डार साहब की शर्मिंदगी फिर देखने के लायक थी। ये है जनाब इनकी टोटल औकात। ये दुनिया को कहते हैं पैसा लेकर आओ पाकिस्तान में। अभी डार साहब थोड़ा सा पहले जाके अमेरिका में लेक्चर झाड़ रहे थे पाकिस्तानियों पे कि अपना पैसा मुहिब वतन होने का सबूत दें, पाकिस्तान में लेकर आए। डार ये बताया ना कि उसका बेटा कितना पैसा पाकिस्तान में लेकर आया,
नवाज शरीफ के बेटे कितना पैसा पाकिस्तान में लेकर आए, मरियम नवाज जो बेनिफिशियल ओनर है वो अपना कितना पैसा पाकिस्तान में लेकर आई। हमारा तो कुछ नहीं है पाकिस्तान से बाहर, इन्होंने सारा कुछ अपना पाकिस्तान से बाहर रखा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर ये काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ इनको इक्तदार अच्छा लगता है। नाजरीन, राणा सनाउल्लाह साहब ने भी एक एतराफ कर लिया और अच्छा हुआ उन्होंने टाइम से एतराफ कर लिया। हम बार बार ये खबरें देते हैं तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बहुत बुरा लगता है, उन्हें लगता है कि ये पाकिस्तान के गद्दार हैं, लेकिन राणा सनाउल्लाह ने वही बात की। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इंडिया जो दरियाए चनाब पर 5 डैम बना रहा है, यह 100% नहीं 110% दुरुस्त इंफॉर्मेशन है। अब इसमें वो करेगा क्या? जब ये डैम मुकम्मल हो जाएंगे तो मुकम्मल होने के बाद इंडिया के पास ये कैपेसिटी होगी, वो जब चाहेगा चनाब का टोटल पानी आखिरी कतरे तक रोक सकता है, और वो ये करेगा। जब हमें जरूरत हुआ करेगी, हमारी फसलों को जरूरत हुआ करेगी, वो पानी रोक लिया करेगा, और जब हमें जरूरत नहीं हुआ करेगी वो एकदम पानी छोड़ा करेगा, जिससे यहां पर सैलाब आ जाया करेगा। यानी हम एक ही साल में कभी कहत साली में हुआ करेंगे और कभी सैलाब की नजर हुआ करेंगे। ये राणा सनाउल्लाह का स्टेटमेंट है। तो जो DGISPR ने कहा था कि तुम हमारा पानी रोकोगे, हम तुम्हारा सांस रोक देंगे, वो कब रोकेंगे? उन्होंने रोक लिया पानी। एक के बाद एक डैम आपके पानी के ऊपर, मेरे पानी के ऊपर, पाकिस्तानियों के पानी के ऊपर वो बना रहे हैं, और हम टैक्स दे रहे हैं अपने दिफा के लिए। हमारे पानी का दिफा ही नहीं हो पा रहा। भारत कब्जा करके बैठ गया हमारे पानी पे, वो हमारी प्रॉपर्टी है और आलमी मुआहदों के मुताबिक वो हमारी प्रॉपर्टी है। और हमारे मिलिट्री के जो तर्जुमान है उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारा सांस रोक देंगे। कब रोकेंगे? रोके ना उनका सांस, छुड़वाए ना अपना पानी। अब तो आपका फेडरल मिनिस्टर खुद यह एतराफ कर रहा है, आपके दूसरे वज़ीर इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि वो पानी रोके। अब ये करेंगे पता क्या, मैं आपको बताता हूं। जब फसल का टाइम हुआ करेगा, भारत पानी रोका करेगा, तो तब ये धमकियां लगाना शुरू किया करेंगे। जैसे ही सैलाब का टाइम आएगा, भारत पानी छोड़ा करेगा, तो ये डिंगे मारा करेंगे कि देखो हमने भारत को धमकी दी गई, उसने पानी छोड़ दिया, और फिर पानी आपके अंदर सैलाब आ जाएगा। तो एक ही साल में आप कहत साली में भी हुआ करेंगे, आप सैलाब में भी हुआ करेंगे। यानी पानी आएगा जरूर, लेकिन उस वक्त नहीं आएगा जब आपकी फसल को चाहिए। उस वक्त आएगा जब वहां पे इजाफी होगा और आपका सैलाब आ रहा होगा। तो ये पाकिस्तान की फौज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाकिस्तान की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करना और पाकिस्तान की प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ करना। हमारे पानियों के ऊपर कब्जा हो रहा है और हम दुनिया की सालसी करवा रहे हैं। नाज़रीन, इसराइल के मीडिया में या इसराइल के अंदर मुख्तलिफ जो शिद्दत पसंद लोग हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गए, और अब वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि हमें डोनाल्ड ट्रंप से बाहर निकलकर खुद अपने फैसले करने पड़ेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप पे तनकीद भी शुरू हो गई है। एक स्टेटमेंट है और ये बड़ा खौफनाक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट दिया है इसराइली वजीर बराए कौमी सलामती अतमार बिन गवेर ने। ये जरा स्टेटमेंट आप सुने कितना खौफनाक है। एक इसराइली मां के हर एक आंसू के बदले 1000 लबनानी माओं को रोना होगा, पूरे लबनान को जलना होगा। भी लड़ाई के अंदर जो है इतने सारे हिजबुल्लाह के लोग जाबाक हो गए, वहां पे इसराइली भी मारे गए। लड़ाई में तो ये चलता है फिर, लेकिन वो कहते हैं सिविलियंस को मार दो। अमरीकियों के पूरे एहतराम के साथ इसराइल को पूरी दुनिया पर यह वादे कर देना चाहिए कि हमारे बेटों का खून और हमारे शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ रायगा जाने के लिए नहीं है, पूरे लबनान को जलना होगा। हमारा अव्वलीन फर्ज इसराइल के फौजियों की हिफाजत करना है, और यह अहद बाकी तमाम तरजीहात पर मुकद्दम है। मैंने वज़ीर आज़म से अपनी निजी मुलाकातों में यह भी कहा कि एक इसराइली मां के हर एक आंसू के बदले 1000 लबनानी माओं को रोना होगा। ये पिंग पोंग का खेल अब बहुत हो चुका। मशरिक़ वुस्ता में आप नपे तुले जवाबात और तहम्मुल मजाजी से नहीं जीतते। आपको बेकाबू और शदीद जारहाना होना पड़ता है नेस्तो नाबूद करने के लिए, दहशत को कुचलने के लिए। ये जनाब आप अल्फाज हैं एक मिनिस्टर के जो नेतन्याहू की कैबिनेट के, तो आप अंदाजा कर लें। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने इसके ऊपर जवाब दिया। उन्होंने कहा, यह किसी आम नस्ल कुश दीवाने का गुस्सा या बरबराहट नहीं है, यह इसराइली हुकूमत के वजीर दाखिला सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर की एक अवामी पोस्ट है। तिल अल-बैब में कायम यह नस्ल कुश गिरोह पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। यह तमाम इंसानों को खतरे में डालता है। इसकी वाहिद दिलचस्पी मुस्तकिल जंग है। यह जनाब उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ गया। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो पंगे लेने से बाज नहीं आते। अब उन्होंने जो नया पंगा लिया है वो इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी के साथ ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या? उन्होंने कहा वो मेरे साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए इस कदर ख्वाहिशमंद थी कि उन्होंने मुझसे इल्तिजा की थी, मिन्नत की थी तस्वीर खिंचवाने के लिए। मैं तो ऐसा ना करता, तस्वीर ना खिंचवाता, लेकिन मुझे उन पर तरस आ गया। वो शायद इस बात पर खुश है कि मैंने उनसे बात की। मैं उनसे बात करने का कतई पाबंद नहीं था। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा।
इटली की वजीर आजम के बाद किसी ना किसी पे चढ़ाई करके रखते हैं ट्रंप साहब। फिर उन्होंने कहा, जो इटली की वजीर आजम है उन्होंने भी जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा जी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फौरी जवाब की हकदार होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात सरासर मनगढ़ंत हैं। सच्ची बात यह है कि मैं हैरान और परेशान हूं। मैं नहीं जानती कि अमेरिका के सदर अपने इत्तेहादियों के साथ इस तरह का रवैया क्यों इख्तियार करते हैं। आखिरकार ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूं कि यह इंतहाई अफसोसनाक बात है कि वो इस तरह का अज़म मगरब के दुश्मनों, अमेरिका के दुश्मनों और उन रहनुमाओं के खिलाफ नहीं दिखाते जिनके लिए वो इसके बरक्स बहुत ज्यादा नरम और लचकदार रवैया रखते हैं। वो कहते हैं हमारे दुश्मनों से तो आप ऐसे रवैया नहीं रखते, हम आपके इत्तेहादी, हमारे साथ आप बदतमीजी करते हैं। लेकिन इन्हें एक बात याद रखनी चाहिए, इटली और मैं कभी भीख नहीं मांगते, इल्तिजा नहीं करते। ये जॉर्जिया मेलोनी ने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया। अब एक और जवाब भी आया इटली की जानिब से। वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी के बारे में सदर ट्रंप के संगीन और तौहीन अमेज अल्फाज से पूरे इटली की दिलादारी हुई है। और उसके बाद इटली के वजीर खारजा अंटोनियो ताजानी, उन्होंने यह ऐलान किया कि इस वजह से मैंने अमेरिका का अपना वो दौरा मनसूख करने का फैसला किया है जो अगले 21 और 22 जून को होना तय था। यानी अभी उन्होंने जो जाना था, उन्होंने कहा जी मैं नहीं जा रहा अमेरिका, मेरी वजीर आजम की डोनाल्ड ट्रंप ने बेइज्जती कर दी है। यह है जनाब डोनाल्ड ट्रंप का एक नया पंगा। तो ट्रंप साहब पंगे लेते रहते हैं, उनकी खबरें निकलती रहती हैं और वो खबरों में रहना जानते भी हैं। लेकिन अब ईरान के साथ दोबारा पंगे में जाना डोनाल्ड ट्रंप को सूट नहीं करता। तो इसराइल को भी बैक फुट पे मुझे लगता है चले जाना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। लेकिन अगर इसराइल अकेला ईरान से लड़ा और इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा ना हुआ तो आप बहुत बड़ा खड़ाक देखेंगे इस रीजन में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए।